हेलो क्लास 10th एंड एल्सो स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे मैं कल्चरल एंड हेरिटेज की वीडियो लेकर आया हूँ और आज आप लोगों का एग्ज़ाम है दोपहर में 2 बजे। तो ये सुबह आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, मतलब आधे घंटे की तो होने वाली है क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और चांसेस रहेंगे कि इसमें से क्वेश्चन उठकर आएँ, ठीक है। तो हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय संस्कृति के विकास का प्रथम चरण क्या कहलाता है। तो नव पाषाण काल, यानी कि नव पाषाण काल, और एक होता है पूरा पाषाण काल और एक होता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण युग जो है ना वो भारतीय संस्कृति के विकास का प्रथम चरण माना जाता है, ठीक है। प्रथम चरण की बात करूँ तो क्या बोला जाएगा, कहाँ पे, पाषाण युग, ठीक है। पाषाण युग यानी पत्थरों का युग, उसके बाद आया लाइक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण, ठीक है। नए पत्थरों का युग नव पाषाण और पुराने पत्थरों का युग पुरापान, है ना। पुराने पत्थरों का युग उसे कहते हैं लाइक पूरा पाषाण, ठीक है। चलिए सेकंड है, भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है। तो भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है ना वो हज़ारों वर्ष पुराना है, मगर फिर भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को 3300 वर्ष पुराना मानते हैं, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो कि हमारे देश को बहुत पुराना बनाती है, ठीक है। चलिए तो थर्ड देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड है हमारे सामने, भारतीय संस्कृति की किसी एक प्रमुख विशेषता का नाम बताइए। तो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता जो बात करूं तो विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, धर्मों को लेकर, भाषाओं को लेकर, कला रूपों को लेकर, खान पान को लेकर, परंपराओं को लेकर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें हड़प्पा सभ्यता से क्या विरासत में मिला है। तो वहाँ से हमको बहुत कुछ मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल शहरी जीवन, ठीक है। शहरीकरण जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नियोजित शहर था, यानी टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा शिल्प कौशल है। शिल्प कौशल बोले तो धातु विज्ञान का पता था उन लोगों को, मिट्टी के बर्तन, मोहरों, मूर्तियों को बनाने में कुशलता। जल प्रबंधन प्रणाली की बात करूँ तो स्नानागार और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण, ठीक है। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। माप प्रणाली की बात करूँ तो एक सामान्य माप प्रणाली का भी उपयोग देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। यानी हर तरीके से माप तरीके से ही, मतलब माप के ही हर चीज़ किया गया जाता था वहाँ पे, ठीक है। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, सभी भारतीय भाषाओं की जड़ कौन सी भाषा है, ठीक है। तो सभी भारतीय भाषाओं की जड़ संस्कृत नहीं है। अधिकांश भारतीय भाषा जो है वो द्रविड़ या संस्कृत परिवार से संबंधित है, ठीक है। दक्षिण भारत की भाषाएं जो है ना मुख्य रूप से द्रविड़ परिवार से आती है, जबकि उत्तर भारत की जो भाषा है ना वो संस्कृत से आती है, ठीक है। तो आप दिमाग से निकाल देना कि भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से लाइक संस्कृत रहेगी, नहीं। संस्कृत के अलावा द्रविड़ भी है, और द्रविड़ क्या है, हमारे साउथ के लोगों की और नॉर्थ के लोगों की, जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसे आर्यंस बोलते हैं, और आर्यन संस्कृत भाषा में बात किया करते थे, ठीक है। चलिए तो 6 है, संगम साहित्य किस विशेष भाषा से संबंधित है। तो संगम साहित्य जो है ना वो तमिल भाषा से है, कई बार पूछा गया है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। यह प्राचीन तमिल साहित्य का ही एक संग्रह है, ठीक है। 7 है, सांख्य सूत्रों के रचयिता कौन है। तो ईशान कृष्ण को सांख्य सूत्रों का रचयिता माना जाता है। 8वां है, 8th है, चार्वाक दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है। तो बृहस्पति को चार्वाक दर्शन शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। 9th है, भारत गणराज्य का प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो भारत को जो गणराज्य है ना, यानी कि आपने देखा होगा 3 शेरों वाली जो तस्वीर दिखाई जाती है, यानी कि एक अशोक स्तंभ कहते हैं, तो उसे कहते हैं अशोक स्तंभ, ठीक है। यानी अशोका के द्वारा बनाया गया है। वैसे इसके अंदर 4 सिंगों की मूर्तियाँ हैं, मगर इसमें 3 ही हमको दिखती है सामने से, एक पीछे होती है तो वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अशोक स्तंभ, ठीक है। और ये हमारी न्याय प्रणाली में सबसे बड़ी प्रणाली में से एक है, क्लियर। चलिए, और ये शक्ति, साहस और बुद्धि और धर्म का प्रतीक है, ठीक है। और 10th क्वेश्चन है, बिहार की मिथिला चित्रकला। 10th क्वेश्चन है, बिहार की मिथिला चित्रकला का क्या नाम है। तो मधुबनी चित्रकला है, ये आप याद से बता देना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। चरक संहिता के रचयिता कौन है। तो चरक संहिता के रचयिता जो है वो चरक को कहा जाता है, ठीक है। चरक से ही चरक संहिता का नाम आया है, और यह आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक ग्रंथ है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जो डॉक्टर की किताब है वो चरक संहिता है, क्लियर। चलिए 12वां है, वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति बने। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, और इसके अलावा विद्वान भी थे, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हमें देखने को मिलता है शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, पाई के मान की गणना किसने की थी। तो भारतीय गणितज्ञ बुद्धाचार्य जो है बुधायन, उन्होंने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाई की गणना की थी, जो कि 22/7 में
होती है, ठीक है, अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो। चलिए, तो अगला आते हैं 14 क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 14 क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो आप कोई सा भी बता सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बता दीजिए, तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, मगर आप नालंदा बता दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज में कितने वर्ण थे, तो आप साफ सीधी बात बता देना कि 4 वर्ण थे। अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं तो बोल दूंगा, पहला क्या है, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और वैश्य, ठीक है। शूद्रों की जो हालत थी सबसे खराब थी, सबसे डाउन थे, क्लियर। तो ये डिफाइन करने के लिए नहीं कहा है, फिर भी अगर डिफाइन करने के लिए कह दे तो ये चारों वर्णों के बारे में आप उनके काम बता देना, ठीक है। चलिए, 16 संस्कारों की बात कर रहा है, तो संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कारों की संख्या 40 है, ठीक है। जबकि बाद के ग्रंथों में 16 संस्कारों को अधिक महत्व दिया गया है और इन्हें भी पौडश संस्कार कहा जाता है, ठीक है। पौडश संस्कार के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है नियोजित शहरीकरण। मैंने जस्ट बताया था कि वो इतने अच्छी तरीके से घरों को बनाया करते थे। फॉर एग्जांपल 2 तरह के घर थे, एक दुर्ग था और दूसरा निचला शहर था। निचला शहर के अंदर आम लोग रहा करते थे और दुर्ग में अमीर लोग या फिर कुलीन लोग रहा करते थे, ठीक है। और वहाँ पे पक्की सड़कें देखने को मिलती है, जल निकासी व्यवस्था अच्छी देखने को मिलती है, विशाल स्नानागार, अन्नागार और एक ही समान पैटर्न में सारे के सारे शहर बनाए गए थे। ये नियोजित शहर प्रणाली है। दूसरा शिल्प कौशल की बात करूँ तो यहाँ पे हर तरह का काम होता है, ठीक है। कुशल शिल्पकार थे इसलिए, और धातु विज्ञान के बारे में उन्हें महारत हासिल थी। सोना, चांदी, तांबा, कांस्य जैसे धातुओं का उपयोग करना उन्होंने बहुत पहले ही सीख लिया था, क्लियर, समझ में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, ये प्रॉपर हिंदी में है और आपको समझ में भी बेहतर आएगी, ठीक है। चलिए, तो 18 क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास सांस्कृतिक समन्वय का इतिहास है, स्पष्ट कीजिए। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है ना, विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का इतिहास है। इस काल में भारतीय संस्कृति ने मध्य एशिया, फारस और अरब संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण किया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने क्या कहा, समन्वय का मतलब होता है कि कोई हमारे देश में इन्वेडर ही इतना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल्स आए, ठीक है। उससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी हम देखते हैं मुस्लिम आए थे इन्वेडर, जिन्होंने इन्वेड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेडर मतलब होता है जो कि हमला करता है या फिर आक्रमण करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बारे में अंग्रेज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों ने भी अपनी संस्कृति यहाँ पे आके थोपी हम लोगों पे, है ना। तो हमारे देश में इतनी अलग अलग वैरायटी कहाँ से है, ये वैरायटी बाहर के देशों से लोग आए, उन्होंने अलग अलग वैरायटी हमारे बीच में फैला दी है, ठीक है। तो हमें फारस, अरबी, मध्य एशिया, हर तरह के लोग आपको आज की डेट में इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है कला और स्थापत्य कला में समन्वय। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि मस्जिद का अलग स्ट्रक्चर है, मंदिर का अलग स्ट्रक्चर है, इसके अलावा चर्च का अलग स्ट्रक्चर है ना, और बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्तूप हो गया, ठीक है, और चर्च हो गया, और इसके अलावा गुरुद्वारा हो गया। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है जो कि हमारे देश को एक डाइवर्स कंट्री बनाता है, यानी कि विविध देशों में से एक देश बनाता है, ठीक है। चलिए, तो 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 19 क्वेश्चन से पहले आप देख लीजिए, भाषा और साहित्य में भी समन्वय देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल फारसी भाषा का दरबारी भाषा के रूप में हमारे यहाँ यूज़ हुआ करता था, जबकि अकबर थे, मुगल लोग थे तब के समय में। उर्दू भाषा का भी विकास बहुत ज़्यादा हुआ, हिंदी और फारसी के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। और इसके अलावा धर्म में समन्वय देखने को मिलता है, जहाँ पे 8 तरह के अलग अलग धर्म हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप टोटल कितने धर्मों को जानते हैं, क्लियर। चलिए, सो 19th क्वेश्चन है, भगवद गीता में निहित ज्ञान का सार दीजिए। तो देखिए, भगवद गीता जो है ना, वो कर्म, कर्तव्य और धर्म पर केंद्रित है, ठीक है। कर्म किया जाए, कर्तव्य पे अपने ध्यान दे और उसके अलावा धर्म पर ध्यान दे, ठीक है। इसका सार यह है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन करती है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, यानी 20वां, न्याय दर्शन के 3 मुख्य लक्षण लिखिए, ठीक है। न्याय दर्शन की बात करूँ तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में भी अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि न्याय दर्शन के अंदर पहला है प्रमाण मीमांसा, ठीक है। तो प्रमाण मीमांसा में हम देखते हैं कि इसमें 4 प्रमाणों की मान्यता दी गई है। फॉर एग्जांपल प्रत्यक्ष अनुभूति, यानी कि आप कोई सा भी सुख चाहिए ना आपको, तो आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उपमा यानी तुलना कर सकते हैं, और उसके अलावा शब्द जो कि आपको स्रोतों से मिलती है ना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो आप सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉइंट है विशेषिक सूत्रों के साथ संबंध, ठीक है। न्याय दर्शन विशेषिक दर्शन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। विशेषिक दर्शन जो होता है ना, पदार्थों के स्वरूप पर केंद्रित करता है, जबकि न्याय दर्शन ज्ञान प्राप्त करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, प्रमाण मीमांसा में आप प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान एक्सेप्ट करते हैं, मगर विशेषिक सूत्रों की बात करो तो ये आप अपने संबंधी दोस्तों या फिर मित्रगणों से अपने जो ज्ञान लेते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तर्क और विवेक पर जोर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। अंधविश्वास पर इतना ध्यान
ध्यान नहीं दिया जाता है। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये 3 न्याय दर्शन के मुख्य लक्षण आप लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने कुछ तो पढ़ा है, क्योंकि आज एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो पढ़ के जा रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। भारतीय संस्कृति और इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में गुप्त काल में कला के क्षेत्रों में 3 योगदान का वर्णन कीजिए। पहली बात तो मूर्ति कला। गुप्त काल के अंदर सबसे ज़्यादा मूर्ति कला का जो युग है ना उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मूर्ति कला देखने को मिलती है। इस काल के अंदर आप मथुरा चले जाइए, सारनाथ चले जाइए, एलोरा जैसे जगहों पर आप बौद्ध और हिंदू मूर्तियों का निर्माण होते हुए देखेंगे। ये मूर्तियाँ अपने नाजुक विवरणों, यथार्थवादी शैली और ललित के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा चित्रकला की बात करूँ तो गुप्त काल में अजंता की गुफा में भित्ति चित्रों का शानदार विकास हुआ है। ये चित्र रामायण, महाभारत और जातक कथाओं से जैसे धार्मिक विषयों पर आधारित है, ठीक है। ये पेंटिंग वाला जब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा था ना, मेरे को उसकी याद दिला रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, ठीक है। इन चित्रों में रंगों का प्रयोग, आकृतियों का गतिशील भाव और कथा वाचन की शैली अद्भुत है, ठीक है। इसके अलावा वास्तुकला की बात करूँ तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला जो है ना वो विकास थी और अद्भुत थी, ठीक है। इस काल में हमें देवगढ़, खजुराहो और उदयगिरी जैसे गुफाओं के स्थापत्य कला के बारे में भी हमें जानने को मिलता है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, रेशम मार्ग में भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलाने से कैसे मदद मिलती है। तो देखिए रेशम मार्ग एक व्यापारिक मार्ग था जो चीन का भूमध्य सागर क्षेत्र से जोड़ता है। देखिए रेशम मार्ग की बात करूँ तो इसके बारे में आपको हर क्लास में, हर चैप्टर में जानने को मिलेगा। 10th क्लास में भी, 11th क्लास में सिल्क रूट करके एक प्रॉपर चैप्टर का नाम है इंग्लिश में, ठीक है। तो रेशम मार्ग के बारे में बस इतना जान लीजिए, ये आपका चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ को जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, कोई भी राजा होता था ना उस समय आसपास, वो सबसे पहले कोशिश करता था कि रेशम मार्ग को अपने अंडर में लिया जाए, क्योंकि वहाँ से टैक्स बहुत भर के आता था और ये हर राजा को पसंद था। इसलिए हमारे यहाँ समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, गुप्त शासकों में भी बहुत सारे गुप्त ऐसे शासक थे जिन्होंने इस पर पूरी तरह से शिकंजा अपना बना रखा था, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। रेशम मार्ग एक व्यापारिक मार्ग था, यानी व्यापार का मार्ग था, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, उस पर शिकंजा बनाओगे तो सारे व्यापारी वहाँ से आते हैं और सारे व्यापारी क्या देंगे, आपको टैक्स देंगे और टैक्स से आप मजबूत हो जाएंगे, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, बस यही कारण। तो रेशम मार्ग एक व्यापारिक मार्ग था जो चीन का भूमध्य सागर को जोड़ता था। इस मार्ग के माध्यम से न केवल रेशम का व्यापार होता था बल्कि विचारों, धर्म और कलाओं को भी आदान प्रदान करते थे। तो अब तुम खुद देखो 4-5 कंट्री से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगी, इधर उधर बदली जाएगी, ठीक है। भारतीय संस्कृति रेशम मार्ग के माध्यम से ही मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया तक, यूरोप तक फैली, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का जो प्रसार है ना वो भी रेशम मार्ग के साथ ही हुआ, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म जो फैला ना चीन के अंदर, कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, दक्षिण पूर्व एशिया तक, तो ये सारा का सारा यहीं से गया था, ठीक है। इसके अलावा कला और स्थापत्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आज के डेट में अजंता की भित्ति चित्र की जो चित्रकारी है ना वो चीनी और जापानी कला में भी नज़र देखने को मिलती है हमको, ठीक है। तो ये सब रेशम मार्गों के कारण ही हुआ। तो अगर आपसे पूछो कि रेशम मार्ग की इंपॉर्टेंस क्या है तो आप ये तीनों चीज़ें बता देना, ठीक है। क्लियर। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसार के बारे में बता देना, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब आप सारी चीज़ें आदान प्रदान कर रहे हो तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसार का भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहले तो सूफी मत। सूफी मतलब जो है ना, सूफी मत इस्लाम का एक रहस्यवादी धारा है। यह ईश्वर के साथ प्रेम और व्यक्तिगत संबंध पर जोर देता है। सूफी संतों ने संगीत, कविता और नृत्य का उपयोग करके ईश्वर से प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने हिंदू भक्ति परंपराओं के साथ भी संवाद किया, जिससे भारत में सहिष्णुता और समावेशिता को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो सूफी मत के बारे में जब आपको बताया जाएगा तो आप बोलना कि उन्होंने क्या किया, ईश्वर के साथ खुद को जोड़ने के लिए ना नृत्य, कविता और संगीत पर फोकस किया और लोगों को जाकर समझाया कि क्या होता है धर्म और क्या होता है ईश्वर, ठीक है। क्लियर। योग दर्शन की बात करूँ तो योग दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक है। ये कौन से है, यह है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योग दर्शन 8 अंगों का वर्णन करते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के अभ्यास से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ये 8 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो 24th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 24th क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक
इतिहास पर इस्लाम के प्रभावों का विस्तार कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप खुद देखते हैं कि पहले अगर 8वीं शताब्दी से पहले की बात करूँ तो भारत के अंदर इस्लाम जैसा कोई शब्द भी नहीं था, क्योंकि 8वीं शताब्दी के बाद से लोगों ने इन्वेड करना शुरू किया भारत के अंदर। तो 8वीं शताब्दी के बाद से हमें इस्लामिक परंपरा और इस्लामिक कल्चर की झलक भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें प्रभाव का विस्तार करूँ तो सबसे पहले इन्होंने कला स्थापत्य बदल दिया। फॉर एग्जांपल आज के डेट में मकबरे देख लो, किले देख लो, पूरा वास्तुकला चेंज देखने को मिलेगा आपको। आप नीचे जाइए साउथ की तरफ तो देखने को मिलेगा वहाँ मंदिर के आर्किटेक्चर जो है ना वो अलग है। ठीक है, मंदिर वास्तुकला वहाँ पे अलग है, मगर यहाँ पे आप मस्जिद वास्तुकला अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कला स्थापत्य पर ध्यान था। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, तो कला स्थापत्य पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। ठीक है, 25वां है प्राचीन भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान बताइए। ठीक है, तो प्राचीन भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। जैसे उनमें से कुछ क्या क्या है देखिए बताता हूँ मैं आपको। उनमें से कुछ है, पहले तो गणित के अंदर हम शून्य की जब बात करते हैं, शून्य का जो अवधारणा का विकास है आर्यभट्ट ने इंडिया में की थी। इसके अलावा दशमलव प्रणाली जो है वो हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता से चलती हुई आ रही है। बीजगणित देखने को मिलती है, त्रिकोणमिति भारत के अंदर देखने को मिलती है, पाई का मान जो सटीक है वो भारत के अंदर देखने को मिलता है। ज्योतिष विज्ञान की बात करूँ तो चंद्र और सूर्य के जो सही तरीके के हैं कैलेंडर वो सारे के सारे भारत के अंदर। ग्रहणों की चीज़ें, अन्य खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी तथा नक्षत्रों के गहन अध्ययन में योगदान, सारी चीज़ें आज की डेट में हाथ पकड़ के हम बता देते हैं कि भैया तेरा शनि भा रही है या फिर तेरा शुक्र भारी है ना। तो ये भारत के अंदर खगोल विज्ञान देखिए कितना तेज है कि हाथों से बता देते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट को तो दूरबीन लेनी पड़ी है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान की बात करूँ तो आयुर्वेद नामक प्राचीन चिकित्सा पद्धति की स्थापना, मोतियाबिंद का इलाज और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी जटिल शल्य क्रियाओं का प्रदर्शन भारत के अंदर देखने को मिलता है। औषधीय पौधों की गहन समझ का विकास, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी भारत के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अलावा धातु क्रम यानी लोहे का यूज़, तांबे का यूज़, जस्ता का यूज़ भारत के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध दमिश्क जो है ना वो भी इस्पात का जो निर्माण है ना वो भी भारत के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भारत की खासियत है जो भी मैंने इसके अंदर पॉइंट बताई है। PDF नहीं समझ में आ रही होगी कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप से लेकर ज्वाइन करके कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। ये 26 क्वेश्चन हमारे सामने। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। फॉर एग्जांपल शैक्षिक ढांचे का विस्तार किया है, नए नए विश्वविद्यालय और नए नए स्कूलों की संख्याओं में वृद्धि की है, सभी के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कन्फर्म कर दी है। इसके अलावा शिक्षा के सार्वभौमिक पर जोर दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान हमें देखने को मिलता है। इसके लिए लड़के और लड़कों दोनों को बराबर की क्या दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो भी वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं ना उनके नामांकन के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। उनको शैक्षिक कार्यक्रमों का विविधताकरण किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल नए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उनके तकनीकी रूप से उनको कौशल बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों का विस्तार, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, संस्कार क्या है, इसने भारतीय जीवन को किस हद तक समृद्ध किया है। तो भारत के अंदर 16 तरह के संस्कार देखने को मिलते हैं सनातन धर्म में। ठीक है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनाए जाते हैं। ये संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रमुख हैं जैसे गर्भ संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, इसके अंदर आपने 2-3 तो सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, नामकरण हो गया। ठीक है, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं और ऐसे ही 16 तरह के संस्कार हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कारों ने भारतीय जीवन को निम्नलिखित तरीके से समृद्ध किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मूल्यों का अब समावेश देखने को मिलता है, यानी कर्तव्य और मूल्य दोनों पता होते हैं व्यक्ति को जन्म से ही। इसके अलावा सामाजिक जुड़ाव देखने को मिलता है, यानी कि वो परिवार और समुदाय दोनों के साथ जुड़ा रहता है। आध्यात्मिक विकास देखने को मिलता है, यानी चेतना जगाने के लिए ये जरूरी है संस्कार को जगाने के लिए। और संस्कृति का संरक्षण है। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारे कितने संस्कार हैं और क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ईजी सब्जेक्ट लग रहा है मुझे कल्चर एंड हेरिटेज। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें तो कोई क्वेश्चन छोड़ देगा तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और यहीं तक मैं क्वेश्चन लेकर आया था। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं हमारी ID को। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद। और इस समय इंग्लिश के वीडियो भी चल रहे हैं, वो भी आप देखिए, हिंदी की भी चल रही है, वो भी आप देखिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।